नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आजूज सूर्यवंशी। राफेल एक ऐसा नाम जिसके डर से चीन और पाकिस्तान की हवाइयां उड़ जाती हैं। अब वही राफेल फाइनली भारतीय वायुसेना को सौंपा जा रहा है। जी हां, भारत आने के 2 महीने के अंदर ही भारत में गुरुवार को राफेल का उद्घाटन होने जा रहा है। और जानिए किस शुभ घड़ी में इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा राफेल। जिसका होगा हवाओं पर राज, वही देश कहलाएगा सरताज। जिसका निशाना होगा अचूक, उसी पर बनने वाला है भारत का भरोसा अटूट। हमारी सेनाओं को बनाने अजेय, देखो भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है महाशक्तिशाली राफेल। कल एयरफोर्स में शामिल होगा राफेल। कल इंडियन एयरफोर्स के अंबाला एयरबेस में राफेल फाइटर जेट के इंडक्शन की औपचारिक सेरेमनी होगी। यानी अब कल से चीन के लिए उल्टी गिनती का शुरू हो जाना तय समझा जाए। पहले जानिए एयरफोर्स में राफेल के शामिल होने का गवाह कौन कौन बनने वाला है। राफेल फंक्शन के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल विपिन रावत, एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया की मौजूदगी में ये भव्य समारोह होगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के कुछ प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। यानी राफेल का स्वागत कितना जोरदार हुआ था, भारतीय एयरफोर्स में उसकी एंट्री भी उतनी ही दमदार होगी। राफेल की होगी सर्वधर्म पूजा। अंबाला में राफेल की इंडक्शन सेरेमनी में पारंपरिक तौर पर होने वाली सर्वधर्म पूजा होगी। राफेल फाइटर जेट के साथ ही स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट का भी एयर डिस्प्ले होगा। सारंग एरोबेटिक टीम भी परफॉर्म करेगी। इसके बाद राफेल को ट्रेडिशनल वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा। इंडक्शन सेरेमनी के बाद भारत और फ्रांस के डेलीगेशन के बीच द्विपक्षीय मीटिंग होगी। राफेल फाइटर जेट एयरफोर्स की 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे। इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन नाम दिया गया है। यह स्क्वाड्रन 1991 में बनी थी और तब भटिंडा एयरबेस से ऑपरेट करती थी। जब मिग-21 फाइटर जेट फेज आउट होने लगे तो ये 2016 में डिसबैंड हो गई, लेकिन अब ये स्क्वाड्रन राफेल की होगी। ये तो सिर्फ पहली खेप होगी जो वायुसेना को मिलेगी। इसके अलावा अगले 2 साल में सारे यानी 36 राफेल एयरफोर्स को मिल जाएंगे और इससे एयरफोर्स की 2 फाइटर स्क्वाड्रन बनेंगी। पहली स्क्वाड्रन वेस्टर्न सेक्टर यानी अंबाला में होगी और दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी, जो चीन बॉर्डर पर पैदा हुए खतरे से निपटेगी। दो 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के जरिए 36 राफेल खरीदने की डील हुई। इसको लेकर काफी राजनीतिक विवाद भी हुआ। राफेल का पहला बैच 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स बेस पहुंचा था और अब फाइनली वो भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से गुरुवार को होने वाली रैली को स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेश किसानों के हित में। रिपोर्ट देखिए। किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से 3 अध्यादेश लेकर सरकार आई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से गुरुवार को होने वाली रैली को स्थगित करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के समय में वीरवार की रैली स्थगित करें। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार ने निरंतर किसान हित में निर्णय लिए, समय पर मुआवजा दिया है
नई मंडियां विकसित की गई। कल कुछ किसान संगठन आंदोलन की रास्ते में हैं। हमारी उन सब नेताओं से प्रार्थना है कि ये जो टाइम है आंदोलन का नहीं है, मिलजुल करके किसान हितैषी फैसले लेने का वक्त है। और हरियाणा सरकार, हमारा कृषि विभाग, हमारे मुख्यमंत्री जब आपकी हर बात में सहयोग करने को तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन की जरूरत है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है। किसी भी स्थिति में सरकारी मंडियां बंद नहीं होंगी। एमएसपी की खरीद जारी रहेगी। किसान सरकारी मंडियों के बाहर भी एमएसपी से ज्यादा दाम पर फसल बेच सकेंगे। प्राइवेट एजेंसी खरीद करना चाहे तो किसान ज्यादा दाम पर फसल बेच सकता है। कल भी जो किसान संगठन थे, उनके प्रमुख नेताओं से हमारे उच्च अधिकारियों ने बातचीत की और उनके सामने स्पष्ट किया कि अभी जो 3 अध्यादेश आए हैं, इससे किसान हित को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है। एमएसपी रहेगी, एमएसपी पे परचेज रहेगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में खरीद पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, अगर किसान को कोई ऊंचे भाव पर मंडी से बाहर कोई भाव मिलता है तो वो आज़ाद रहेगा कि वो अपनी फसल को मंडी से बाहर भी बेच सके। उसके ऊपर कोई मंडी का कानून लागू नहीं होगा। एक विषय यह था कि कुछ किसान हैं, वो मंडी के आड़ती भी हैं, उन्होंने बहुत पूंजी लगा के दुकानें बनाई हैं कि मंडी का व्यापार प्रभावित ना हो जाए। इस बारे में भी हम चिंतित हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि ऐसी नीति बनाई जाए कि मंडियों का व्यापार किसी भी तरह से इन अध्यादेश की वजह से कम ना हो। चाहे हम इन मंडियों में कुछ और अलग से कारोबार करने की छूट दें, लेकिन हम अरबों करोड़ रुपए की लागत से जो मंडियां विकसित की हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसको बेकार नहीं जाने देंगे और मंडी के अंदर जो भी व्यापारी भाई आया है उसको किसी भी तरह का घाटा भी नहीं होने देंगे। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, जबकि है इससे बिल्कुल उल्टा। हम तो 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से अगले महीने ही टेंडर करके गंदौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने जा रहे हैं। केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही है ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो कि नागरिकों के लिए परेशानी मुक्त हो, पारदर्शी हो। इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देश भर में है और तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य भी हरियाणा के मॉडल का अनुसरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को अगले सप्ताह तक कलेक्टर रेट को स्टैंडर्डाइज करने के भी निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वो रजिस्ट्री के मामले में लगातार मॉनिटरिंग करें और तहसील स्तर पर भी एक कोऑर्डिनेटर लगाएं जो रजिस्ट्री से संबंधित विभागों में जिला स्तर से समन्वय स्थापित करे और ताकि रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक उपायुक्त द्वारा एनआरआई की रजिस्ट्री के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने बताया, ऐसे मामले में पासपोर्ट नंबर भी ऑनलाइन प्रक्रिया में दर्ज करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रीज की लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किए हैं उप मुख्यमंत्री ने। गोलाचिका में निजी अस्पताल के डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये डॉक्टर कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मरीजों का इलाज कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जब धरती का भगवान ही लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाए तो आप क्या कहेंगे? गोलाचिका में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने डॉक्टर के प्रोफेशन को ही बदनाम कर दिया। गोलाचिका के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बावजूद एक डॉक्टर अपने अस्पताल में मरीजों का इलाज कर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता हुआ पाया गया। जब इसकी भनक लगी तो इसकी सूचना लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
मीडिया को देखकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर प्रीति ने डॉक्टर को फटकार लगाई। इस बीच दोनों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आखिर में पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद अस्पताल सील करने की कार्रवाई की। आप बिना परमिशन के आप बाहर जा ही नहीं सकते सर। मैं तो दिखाता हूँ कि मेरे को सांसों की प्रॉब्लम है। हाँ जी, मेरे को सांसों की प्रॉब्लम है। आप ठीक है, आप दिखा सकते हैं, मगर आप परमिशन लिए बिना नहीं आप बाहर जाएंगे सर। बोला मैं दिखाने जा रहा हूँ। सर आपके डॉक्टर मंत्री जानकार हैं, तो आप उनसे आप बात करके डिस्कस मुझे कर पता सकते है हैं कि ना। मेरे 6 साल की डिग्री का पता है। मैं तो पहचान करता हूँ। आप कुछ भी है, आप ठीक, अगर आपको जाना भी पड़ रहा है, इमरजेंसी है, तो आप परमिशन के बिना नहीं जाएंगे मैं सर। तो मेरी कितनी एज की होगी, डायबिटिक है, मैं हाइपरटेंशन है, मेरे को कॉम्प्लिकेशन है, मैं दिखाता हूँ इतनी जगह। वहीं आरोपी डॉक्टर का अपनी सफाई में कहना है कि पटियाला के अस्पताल से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिस वजह से उन्होंने अपना अस्पताल खोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्होंने मेडिकल ऑफिसर और SMO प्रीति को फोन के जरिए दे दी थी। डॉक्टर का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग गोला उनको लिखित में उनकी रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करवा पाया। इस मामले पर DSP किशोरी लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। जैसे ही कोई लिखित शिकायत आती है तो मामला दर्ज करवा दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर निजी अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही कटघरे SHO से बात की है और हम बता रहे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंगला पॉजिटिव था और जो उसने कानून की उल्लंघना की है और वहाँ मरीज भी बता रहे थे नीचे एडमिट थे कुछ और सिविल डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनका आज दोबारा से सैंपल लिए हैं। बता रहे हैं अब तक पूरा पता नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, बाकी उसने अगर कानून तोड़ा है, अगर वो बाहर गया है कहीं भी गया, इस संबंध में मेरी SHO से बात हुई है चीका से। अगर हमारे को हेल्थ डिपार्टमेंट इसके बारे में लिख के देंगे तो मैं इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊँगा और मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी पॉजिटिव है जितने दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया गया है वो अपने क्वारंटाइन में रहें। इन दोनों में गलती किसकी ज्यादा है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे कांड ने मरीजों की जान खतरे में जरूर डाल दी है। गोला चीका से सुरेंद्र की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। डॉक्टर्स पलवल में दिव्यांग महिला मीनू बाला को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया। मीनू बाला दोनों पैरों से 100% विकलांग है। CM मनोहर लाल की सिफारिश पर दिव्यांग मीनू बाला को नगर परिषद में नौकरी दी गई थी और नौकरी जाने के बाद मीनू बाला के सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दोनों पैरों से 100% विकलांग ये पलवल की रहने वाली दिव्यांग युवती मीनू बाला। एक तरफ कुदरत की नाइंसाफी तो दूसरी तरफ माता पिता का भी साया सर से उठ जाना। इस दुनिया में मीनू बिल्कुल अकेली रही। ऐसी स्थिति में मीनू की जिंदगी कैसे चलेगी? मीनू के साथ साथ आसपास के लोगों के जहन में भी यही सवाल था। अंधकार में दिख रही मीनू की जिंदगी में उजाला CM मनोहर लाल लेकर आए, जब पलवल के पंजाबी धर्मशाला में मीनू अपनी दुख भरी कहानी के साथ CM से मीनू की मजबूरी को देखते हुए CM ने मीनू को TC रेट पर नौकरी देने के आदेश दिए, जिसके बाद मीनू को 2 जुलाई 2018 में नगर परिषद में रिसेप्शन के पद पर नियुक्त कर दिया गया, जहां पर पीड़िता को 30 जून 2019 तक वेतन दिया गया, लेकिन जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक वेतन नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, दिव्यांग महिला को बिना कोई नोटिस या सूचना दिए ही नौकरी से निकाल भी दिया गया। पहले से ही कुदरत की मारी मीनू के सिर पर मानो बिजली टूट पड़ी, जिसके बाद पीड़िता अपनी नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर जिला उपायुक्त से लेकर नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रही है। कुछ दिनों पहले ही जिले में जिला नगर आयुक्त के पद पर मोनिका गुप्ता को नवनियुक्त किया गया। पीड़िता को फिर एक बार आस जगी, लेकिन मीनू को आज तक न तो नौकरी मिली और न ही बकाया वेतन मिला। तो आश्वासन क्या मुद्दा हो गए बिना टेंशन के मेरी जॉब कराई गई और मेरे को 9 महीने की सैलरी नहीं दी और उसके बाद अब मेरे को 8-9 महीने हो गए मैं इनके चक्कर काट रही हूँ। कभी DC साहब के पास जा रही हूँ, कभी मैडम के पास, कभी और नगर परिषद मार्कशीट भी ले ली ये साहब ने सब चीज़। और भाई अब कहते
दिव्यांग मीनू की जब दर्द भरी कहानी मीडिया ने हाईलाइट की तो जिला नगर आयुक्त मोनिका गुप्ता ने पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि ये मामला उनके सामने आया है, पीड़िता की समस्या का समाधान किया जाएगा। मैटर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मुझसे पहले का है, लास्ट ईयर का है। जो उस लेडी ने आके मुझे बताया उसके अनुसार वो मार्च से हमारे दफ्तर नहीं आए, काउंसिल के दफ्तर वो नहीं आए हैं। तो अब ये क्या मैटर है, ये तो जो उस टाइम पे लोग थे उनको देखना चाहिए था, वही बताता। ऐसे में अगर दिव्यांग मीनू को जल्द नौकरी पर बहाल नहीं किया गया और उसका बकाया वेतन नहीं मिलता तो आने वाले दिनों में इस मीनू वाला की हालत और भी बदतर हो सकती है। लिहाजा सबसे पहले मीनू वाला का बकाया वेतन देना चाहिए और उसे नौकरी पर बहाल किया जाना चाहिए। पलवल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।